हेलो दोस्तों। मेरा नाम मनोज है और मैंने यूपीएससी का 2020, 22 और 23 का सिविल सर्विसेज का प्रीलिम्स मैंने क्रैक किया था। 2023 में मैंने फॉरेस्ट का भी मैंने प्रीलिम्स क्रैक किया था और इस बार मैंने इंटरव्यू भी दिया था। तो दोस्तों, अभी क्या है कि प्रीलिम्स 2024 आ रहा है और 16 जून को प्रीलिम्स का एग्ज़ाम है। हमें पता है सबको। तो ओनली 40 डेज आर रिमेनिंग इस प्रीलिम्स के लिए। तो मुझे लगा कि मैं इस पे कुछ मदद कर सकता हूँ लोगों की, तो इसलिए मैंने ये वीडियो निकाला है। क्योंकि क्या है, अभी ये जो टाइम है इसमें बहुत लोगों को फियर, एंजाइटी या ऐसे फ्रस्ट्रेशन आना बहुत ही लाजमी है। इट इज़ वेरी नॉर्मल। दूसरा है कि ये जो टाइम है इसमें बहुत सारा हमारे हमारे ऊपर प्रेशर होता है। बहुत सारे सब्जेक्ट्स की पढ़ाई करनी है हमें, या हमने बहुत सारी पढ़ाई की है लेकिन फिर भी बहुत सारे सब्जेक्ट्स हमें बहुत डिफ़िकल्ट जाते हैं, तो हम पढ़ाई भी नहीं कर पाते। दूसरा है कि हमारे पास नोट्स तो बहुत सारे होते हैं, स्टिल हम उसको कंसोलिडेट भी नहीं कर पाते। तो इस वजह से भी एक मतलब डिफ़िकल्टी हो जाती है हमें इन सब में। दूसरा है कि पढ़ाई तो देखो बहुत लोग करते हैं। जैसे मैं मानता हूँ कि अगर हम यूपीएससी करने आए तो 90% लोग सीरियस होते हैं और सारे लोग पढ़ाई तो करते ही है। बट स्टिल क्या होता है कि हमें कॉन्फिडेंस नहीं आता हमारे पढ़ाई के ऊपर। तो तो देखिए दोस्तों, इसमें कोई घबराने की बात नहीं है। इट इज़ वेरी नॉर्मल। और इस सिचुएशन में अगर हम आप सब लोग ऐसा फील कर रहे हैं तो ये दिस इज़ वेरी नॉर्मल और आप पढ़ाई कर रहे हैं इसी का ये इंडिकेशन है। तो इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि इन सब चीज़ों से हमें कैसे डील करना है, और दूसरा कि मेनली कि हमारी स्ट्रेटेजी कैसे होनी चाहिए जो हम अभी अप्रोच कर रहे हैं जो इस प्रीलिम्स को। तो इसके बारे में मैं थोड़ा डिस्कस करूँगा, क्योंकि मैंने देखा है मेरे इस 3-4 साल के इस एक्सपीरियंस से मैंने एक चीज़ देखी है कि ये जो 40 डेज़ का पीरियड है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। क्योंकि क्या होता है कि हमने मतलब अबाउट 120 डेज या वन अबाउट 100 डेज जब रिमेनिंग होते हैं उस टाइम से हमने पढ़ाई स्टार्ट की होती है। और बहुत बार तो हम स्टार्टिंग में बहुत कुछ ऐसे फास्ट या मतलब ज़्यादा पढ़ाई करते हैं, लेकिन उसके बाद वो ज़ील, वो मोमेंटम बहुत बार नहीं रह पाता। तो इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि अभी जो 40 डेज रिमेनिंग है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आपने अगर पहले कुछ किया है या ना किया है उसको आप वो उतना ही इक्वल है जितना भी ये 40 डेज रिमेनिंग है। तो मैं आपको कुछ चीज़ें बताऊंगा इसमें कि जैसे हमारी स्टडी की स्ट्रेटेजी कैसी होनी चाहिए। और बाद में हम नॉन स्टडी स्ट्रेटेजी जैसे मैंने ऊपर बोला तो उसको भी हमें कैसे डील करना चाहिए, मैं आपसे शेयर करूँगा। देखिए, अभी ये बहुत ही क्रूशियल टाइम है। तो यहाँ पे हमें कुछ चीज़ों का मतलब हमें प्रायोरिटाइज करनी पड़ेगी इनमें। देखो, सबसे पहला है जो स्टैटिक है। मुझे पता है आप सब लोगों ने स्टैटिक अब तक तो बहुत सारा कंप्लीट किया होगा, या आप लास्ट स्टेज में होंगे कि स्टैटिक कंप्लीट करने में, या आपकी एक दो रिवीजन भी हो गई होगी। बट यहाँ पे मुझे यही कहना है कि हमारी प्रायोरिटीज़ ये स्टैटिक ही होनी चाहिए। दूसरा जो हमारी प्रायोरिटी है दैट इज़ पीवाईक्यूज़। मुझे पता है आप सब लोगों ने पीवाईक्यूज़ भी लगाए होंगे। तो उसको भी कैसे हमें अप्रोच करना है ये हम देखते हैं थोड़ा। और दूसरा है कि करंट अफेयर्स, बहुत लोगों को ये होता है कि करंट अफेयर इतना वास्ट है, इतने सारे मटेरियल मार्केट में आ रहे हैं, तो उस करंट अफेयर को भी कैसे डील करना है इसको भी हम देखेंगे आगे। और ये होता है कि बहुत लोगों के मन में ये क्वेश्चन होता है कि टेस्ट सीरीज कितने करने चाहिए, कैसे करने चाहिए, कौन से करने चाहिए। तो ये भी हम इसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। तो और दूसरा ये है कि इन सारी चीज़ों का कंसोलिडेशन हमने स्टैटिक तो किया होता है, टेस्ट सीरीज भी करते हैं और करंट अफेयर भी करते हैं, लेकिन वो जो कंसोलिडेशन या कुछ चीज़ें हमें थोड़ी रटनी भी पड़ती है, तो उसको कैसे करना है ये मैं आपको बताऊंगा। और दूसरा, ये जो वीडियो है दिस इज जस्ट इसलिए है कि मतलब आपका अप्रोच कैसे होना चाहिए अगले 40 दिन में। ठीक है, तो इसके लिए है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो प्रायोरिटी सब्जेक्ट्स है, अगर हमने यूपीएससी प्रीलिम्स 2023 का सब्जेक्ट वाइज अगर वेटेज देखा तो देखिए यहाँ पे इंडियन पॉलिटी, इंडियन इकोनॉमी, ज्योग्राफी, एनवायरनमेंट और साइंस टेक, ये जो 4-5 सब्जेक्ट हैं ये अबाउट 65 to 70 क्वेश्चंस इसी में से आ रहे हैं। तो मैं चाहता हूँ कि हमारा जो फोकस है तो इस पे ज़्यादा रहना चाहिए अभी लास्ट में भी, क्योंकि ये ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिनमें
आपको पढ़ना तो है, एट ऑफ कोर्स, मतलब पढ़ना है, लेकिन जैसे आप देखिए इंडियन हिस्ट्री में, जैसे आर्ट एंड कल्चर में 9 क्वेश्चन है, मिडिवल इंडिया में 2 और मॉडर्न में 2 क्वेश्चन, मतलब ऐसे कुल मिला के 13 क्वेश्चन है। लेकिन अगर देखा जाए तो इसमें बहुत सारे बुक्स हैं। जैसे आर्ट कल्चर के लिए हम नितिन सिंघानिया भी यूज़ करते हैं, एंशियंट मिडिवल के लिए तमिलनाडु की एनसीईआरटी या बाकी कुछ हम यूज़ करते हैं, मॉडर्न के लिए स्पेक्ट्रम। और ये इतना बड़ा सिलेबस है, और इतना कुछ पढ़ने के बाद भी यहाँ इसका वेटेज जो है वो बस 13 या बहुत बार 15 या मैक्सिमम 20 तक जाता है, इसके आगे नहीं जाता। लेकिन अगर आपने यहाँ पे देखा तो इसके लिए मटेरियल इतना ज़्यादा नहीं है। जो जो हमारे पास मटेरियल अवेलेबल है, फॉर एग्जांपल इंडियन पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत है, इकोनॉमी के लिए जो भी मतलब कोई मृणाल यूज़ करता होगा, या कोई शंकर गणेश यूज़ करता है, या कोई बाकी दूसरा भी यूज़ करता होगा, लेकिन उसका एक लिमिटेड है। ठीक है। जोग्राफी के लेबस एनसीईआरटी, तो ये चीज़ें हैं। तो मुझे ये कहना है कि ये जो है, ये बहुत ही अबाउट 60 to 70% ऑफ द क्वेश्चंस इसमें से आते हैं, तो हमें प्रायोरिटाइज इसको करना चाहिए। तो देखिए दोस्तों, अगर हमने उसके पहले का भी अगर क्वेश्चन का एनालिसिस देखा जाए तो हिस्ट्री में देखिए, मैं यही कहना चाहता था कि हिस्ट्री में 2022 में 11 क्वेश्चंस आए थे। ठीक है। और 2020 टू 2021 में 20 क्वेश्चंस है। तो मैक्सिमम क्वेश्चन 2018 में आए थे। और इस हिस्ट्री में सब कुछ है, आर्ट कल्चर एंशिएंट मिडिवल ये सब कुछ मिला के, तो इसमें से 20 अबाउट 15 या 20 के आसपास क्वेश्चन आते हैं। लेकिन अगर आपने पॉलिटी का देखा हुआ, देखिए 21 क्वेश्चन है 2022 में। मतलब जितना वेटेज हिस्ट्री को है पूरा वो 4 सब्जेक्ट्स को मिला के, उतना पॉलिटी का उससे ज़्यादा है। फिर देखिए इन्वायरमेंट, इकोलॉजी है, इकोनॉमी है, जनरल साइंस के भी इतने क्वेश्चन, जनरल साइंस या टेक्नोलॉजी जो भी है। उसके बाद ज्योग्राफी के क्वेश्चंस वैसे कम होते हैं, लेकिन पिछले साल ज़्यादा क्वेश्चंस आए थे ज्योग्राफी के, दैट इज़ अबाउट 14 क्वेश्चंस। तो देखिए दोस्तों, थोड़ा हम ना प्रायोरिटी वाइज देखेंगे कि हमें कैसे अप्रोच करना चाहिए। मुझे पता है कि आप सब लोगों की स्टैटिक की तो पढ़ाई पूरी हो चुकी है, बहुत लोगों ने पीवाईक्यू भी लगाए होंगे, बहुत सारे क्लासेस के आपने टेस्ट सीरीज भी लगाए होंगे। लेकिन अभी जो है कुछ कुछ चीज़ें प्रायोरिटाइज करने का, और उस पर थोड़ा रट्टा मार सकते हैं हम इसको कुछ कुछ इसमें तो मैं बताऊंगा। देखिए पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत, इट इज़ द ओनली वन सोल्यूशन। एक ही बुक है जिसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस हम वैसे भी अटेम्प्ट कर पाते हैं। लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूँ, अभी जो है आपको बहुत सारे सब्जेक्ट्स करने हैं, बहुत सारे चीज़ें करनी है आपको। तो उसमें से अगर पॉलिटी में देखना है तो देखिए प्री एम्बल जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस आपको देखने मिलेंगे। मैं यहाँ पे बस मैंने कुछ कुछ क्वेश्चंस ही लिए हैं, और मैंने मोस्टली 2023 में से ही प्रीलिम्स वाले जो पीवाईक्यू है वही लिए हैं। हम किसी दूसरी वीडियो में हम पीवाईक्यू के बारे में और अच्छे से बोलेंगे। लेकिन इसमें देखिए प्रीएम्बल आपको अच्छे से करना है, फंडामेंटल राइट्स करना है आपको उसमें से। जैसे आर्टिकल 14 से आर्टिकल 18 को, मतलब राइट टू इक्वालिटी, या उसके बाद राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, तो राइट ऑफ रिलीजन। तो इसको अच्छे से देखना है कि उसमें से कौन से आर्टिकल्स हैं। जैसे यूपीएससी ने 2019 में शायद पूछा था कि राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन में कौन से आर्टिकल आ जाते हैं। तो आपको इसमें अच्छे से करना है। डीपीएसपी देखिए, डीपीएसपी फंडामेंटल राइट्स, प्रीएम्बल और फंडामेंटल ड्यूटीज यूपीएससी का बहुत ही फेवरेट टॉपिक है पॉलिटी में देखा जाए। तो आप इसमें थोड़ा डेप्थ में कीजिए, आपको सारे आर्टिकल्स के बारे में पता होना चाहिए, कौन से आर्टिकल में क्या मेंशन किया है, ये सब इसमें पता होना चाहिए। मतलब अबाउट 50 या 51A, यहाँ तक आपके मतलब 14 से लेके 51A के बीच में जो आर्टिकल्स है आपको मतलब पता होना चाहिए अच्छे से कि किस आर्टिकल में क्या बोला है। जैसे एक बार क्वेश्चन पूछा था आर्टिकल 40 के बारे में, ये क्या है, दैट इज विलेज पंचायत। और एक बार डीपीएसपी में क्वेश्चन पूछा जाता है कि गांधीयन प्रिंसिपल कौन सा है, या सोशलिस्ट प्रिंसिपल कौन सा है, लिबरल प्रिंसिपल कौन सा है। तो इसमें आपको थोड़ा अच्छे से करना पड़ेगा यहाँ पे। दूसरा देखिए, ये तो मतलब फिलोसॉफिकल पार्ट हुआ लक्ष्मीकांत का। तो जो पहले 16 चैप्टर है उसमें से ये 4 चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और आपको इस पे फोकस करना चाहिए। बाकी देखिए जो दूसरा जो पार्ट है लक्ष्मीकांत का, उसमें आपको पार्लियामेंट, सुप्रीम कोर्ट, स्टेट लेजिस्लेचर और हाई कोर्ट, तो इस पे आपको फोकस करना चाहिए, क्योंकि इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए 2023 में उन्होंने प्रेसिडेंट के बारे में क्वेश्चन पूछा है कि सुप्रीम कोर्ट में जो जो ड्यूटीज़ है, ये क्वेश्चन जो है एडवाइस के बारे में पूछा है। बाकी इलेक्शंस ऑफ द प्रेसिडेंट के बारे में पूछा है।
और ये क्वेश्चन पहले भी पूछा गया हुआ है, तो ये पीवाईक्यू में से आते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस रिपीट हो जाते हैं, तो आप इस पे ध्यान दीजिए। और आप जितना पीवाईक्यू जितना अच्छे से करोगे वैसा आप जब कोई भी स्टैटिक या करंट या कहीं से भी पढ़ रहे होंगे तो आप उस पर ज़्यादा अच्छे से फोकस कर सकते हो। तो देखिए दूसरा क्वेश्चन ये फाइनेंस बिल का है या मनी बिल का। ये हम इसको पार्लियामेंट में हम देख सकते हैं, पार्लियामेंट में जब लक्ष्मीकांत पढ़ते हैं वहाँ पे ये सब कुछ मेंशन किया हुआ है। तो ये जो मैंने कुछ मेंशन किए हैं टॉपिक्स, इसको आपको बहुत अच्छे से करनी चाहिए, क्योंकि अगर देखा जाए पॉलिटिक्स में, अगर पॉलिटी में 15 क्वेश्चन आ रहे हैं तो 10 क्वेश्चन इसी 8 टॉपिक में से होंगे। तो देखिए दोस्तों, फिर उसके बाद है इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट का देखिए स्टैटिक, आपने बहुत सारे दूसरे सोर्सेस होंगे आपके, लेकिन मैंने तो शंकर आईएएस का स्टैटिक का मटेरियल यूज़ किया था, और ये एक ही सोर्स बहुत काफ़ी है, क्योंकि इसमें जो स्टैटिक पोर्शन है वो बहुत अच्छे से दिया हुआ है। दूसरा देखिए, अगर थोड़ा माइक्रो इसमें जाना चाहिए तो इसमें हमें अभी कौन से चीज़ों पे फोकस करना है, जैसे फूड चेन है, जैसे यूपीएससी ने पहले पूछा था डाई एटम्स के बारे में, वो वाला। तो ऐसे क्वेश्चंस बाद में पूछे जा सकते हैं। फूड वेब के बारे में उन्होंने पूछा था कि जैसे फूड वेब, फूड चेन और पिरामिड के बारे में। अगर फूड वेब में तो कोई ऐसा नंबर दिया नहीं होता कि कितने एनिमल्स उसमें उसमें होते हैं या कितने स्पेसीज होते हैं, लेकिन पिरामिड में दिया होता है, तो उसके बीच में डिफरेंस उन्होंने पूछा था। बाकी ग्रीन हाउस गैस, इट इज़ वेरी हॉट टॉपिक, तो उसके बारे में CO2, नाइट्रस ऑक्साइड, मीथेन, तो ये कैसे कंट्रीब्यूट करते हैं उसके लिए। तो इस पे थोड़ा जब पढ़ते हैं तो उसमें थोड़ा थोड़ा डेप्थ में जाइए आप। जैसे CO2, अगर CO2 पे तो बहुत सारे क्वेश्चंस पूछते हैं, जैसे अगर कोल जहाँ बर्न होता है या जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन होता है कोल बेस, तो वहाँ पे कौन से पोल्यूटेंट्स बाहर आते हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, नाइट्रस ऑक्साइड है, सल्फर डाइऑक्साइड है। तो ये सारी चीज़ें आप अच्छे से देख लेना उसमें से। दूसरा कि इन्वायरमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस देखिए, आप जब कोई करंट अफेयर पढ़ेंगे या कोई दूसरी चीज़ें पढ़ेंगे तो उसमें बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन दिए होते हैं, तो इन सारे ऑर्गेनाइजेशन करना बहुत डिफिकल्ट है। तो इसलिए मेरा कहना है कि ऐसे बस कुछ इंपॉर्टेंट सी ऑर्गेनाइजेशन हमें करनी चाहिए, जैसे यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम UNEP, या UNFCCC के बारे में, या UNCBD CCD, ये जो इम्पोर्टेंट है उसी के बारे में अच्छे से करो, क्योंकि जो छोटे छोटे होते हैं उसमें से ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एक तो यूपीएससी उनको पूछता नहीं है, या दूसरा उसका इतना इम्पोर्टेंस नहीं है, अगर होते भी है तो उसको ऑप्शन में एलिमिनेट करना होता है। तो आपको ये पीवाईक्यू के, जब हम बाद में कोई वीडियो बनाएंगे पीवाईक्यू क्यू में से, उसमें से मैं आपको अच्छे से समझा दूंगा। तो दूसरा देखिए, अभी जो करंट अफेयर में कॉप कॉप 28 हुआ है दुबई में, तो उसका क्या आउटकम है, इसमें कोई ऐसा मेजर ऑर्गेनाइजेशन है क्या जिसमें इंडिया ने पार्टिसिपेट किया है, इंडिया उसका पार्ट बना है, तो उसके बारे में भी देख लीजिए। देखिए पोल्यूशन में एयर क्वालिटी इंडेक्स, जैसे यूपीएससी ने पूछा था कि इसमें से कौन सा पोल्यूटेंट है जो एयर क्वालिटी इंडेक्स में है या नहीं है। बाकी नैक स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं, उसमें से कौन से, AQI में 8 है, नाक में 12 है। तो आप मुझे नीचे कमेंट में बता दीजिए कि ये कौन से 8 पोल्यूटेंट्स इसमें, और नाक में ये कौन से एक्स्ट्रा 4 पोल्यूटेंट्स है। दूसरा देखिए, और ये मैपिंग बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है इन्वायरमेंट में, जैसे नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बायोस्फीयर रिजर्व और वेटलैंड्स। जैसे नेशनल पार्क तो बहुत ही फेमस है, उसमें क्वेश्चन पूछा गया था कि ऐसा कौन सा प्रोटेक्टेड एरिया है वहाँ पे जो मतलब कोई अलाउड नहीं होता उसके अंदर, दैट इज नेशनल पार्क। फिर बायोस्फीयर रिजर्व जो होता है वो मतलब नेचुरल इन्वायरमेंट और ह्यूमन उनके बीच में, मतलब वहाँ पे बहुत अच्छा सा सिंक्रोनाइजेशन होता है। फिर वेटलैंड के बारे में रामसर और ये सारी चीज़ें, इसको अच्छे से देख लीजिए आप। और इंडिया में अभी अबाउट 80 वेटलैंड्स है, तो उसके नाम देख लीजिए कौन से। तमिलनाडु में सबसे ज़्यादा वेटलैंड्स है अभी, उसके बाद उत्तर प्रदेश है, तो ऐसे भी एक स्टेटमेंट आ सकते हैं, तो उसको आप एलिमिनेट करने में आपको अच्छा होगा। तो देखिए यहाँ पे क्या पूछा है कि मतलब ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं, जैसे बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट कमेटी और ये नगोया प्रोटोकॉल के बारे में पूछा है, ठीक है। तो यहाँ पे बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट कमेटी, ये और बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट कमेटी के बारे में यूपीएससी ने पहले भी क्वेश्चन पूछे हैं, तो इस टाइप वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दूसरा देखो सम, माइक्रो, ये सम वाले हम पीवाईक्यू का थोड़ा देख लेंगे बाद में कैसे करना है। तो मैं बस आपको दिखा रहा हूँ कि क्वेश्चंस कैसे आ जाते हैं, जैसे कार्बन मार्केट्स के बारे में, जैसे CDM है, या सस्टेनेबल डेवलपमेंट मैकेनिज्म अभी जो पेरिस के अंदर आया है। तो ये सब आप इस पर थोड़ा फोकस कीजिए, क्योंकि इन्वायरमेंट में बाकी ज़्यादा माइक्रो माइक्रो जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये जो मेन मेन है आपको एटलीस्ट इसके बारे में बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। तीसरा देखो, प्रायोरिटी हमारा एरिया है इकोनॉमी।
क्योंकि हमने देखा इकोनॉमी से भी अबाउट 10 या 12 या 15 क्वेश्चंस उसमें से आ जाते हैं। और इकोनॉमी देखिए, थोड़ा अगर आप कंसेप्चुअली अच्छे हो तो आपको इकोनॉमी बहुत ईजी जाएगा। देखिए, इसके लिए हर एक का अलग अलग सोर्स हो सकता है, लेकिन मैंने तो शंकर गणेश यूज़ किया क्योंकि वो बहुत ही शॉर्ट है, क्रिस्प है और उसमें कंसेप्चुअल क्लैरिटी बहुत अच्छे से दी हुई है। हाँ, इट्स ओके। आपने मृणाल भी यूज़ किया होगा, तो जो भी आपका सोर्स है उसको अच्छे से रिवाइज करिए अभी। और जो भी कॉन्सेप्ट्स उसमें आते हैं तो उसको सारे कॉन्सेप्ट्स को थोड़ा एक बार अच्छे से देख लीजिए कि हाँ, अगर कोई इन्फ्लेशन के बारे में बोल रहा है तो उस टाइम आरबीआई की क्या पॉलिसी होनी चाहिए। तो ये जो क्वेश्चन है यूपीएससी के बहुत ही ज़्यादा फेवरेट क्वेश्चन है और ये बार बार पूछते जाते हैं। तो आपको उसमें से आप उसमें थोड़ा कर सकते हैं। बाकी देखिए, कॉन्सेप्ट्स पे फोकस करिए इकोनॉमी में, रादर देन कोई फैक्ट्स और ये सब चीज़ें। देखो, मेजर एरिया मैंने कुछ कुछ निकाला है, आप इसमें से थोड़ा देख सकते हो, जैसे जीडीपी या जीएनपी के बारे में। जैसे नेशनल इनकम के बारे में यूपीएससी ने पूछा था, या जीएनपी के बारे में भी मैच द फॉलोइंग वाला भी क्वेश्चन एक बार पूछा है। मॉनेटरी पॉलिसी में तो बहुत सारे क्वेश्चन हैं, जैसे एमसीएलआर रेट क्या होता है, रिसेंटली एक्सटर्नल बेंचमार्किंग करके एक आरबीआई ने इंट्रोड्यूस किया, तो वो क्या होता है, तो इस पे बारे में देखिए। क्योंकि इन्फ्लेशन, फिर ये जो है, जो होलसेल प्राइस इंडेक्स या कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स सीपीआई, तो इन दोनों में क्या डिफरेंस है। फिस्कल पॉलिसी में क्या आता है, गवर्नमेंट के बजट में देखिए, रिवेन्यू, कैपिटल। तो ये सारे कंसेप्चुअल्स हैं, तो इसमें आपने थोड़ा डीप डीप करना चाहिए, देखना चाहिए कि इसमें रिवेन्यू अकाउंट्स में कौन से आ जाते हैं, और कैपिटल कैपिटल रिसिप्ट है या कैपिटल एक्सपेंडिचर में कौन से आते हैं। जैसे मैंने इसको ऐसे याद रखा है कि रिवेन्यू में ऐसा होता है कि इसमें कोई गवर्नमेंट की लायबिलिटी नहीं होती। जैसे अगर गवर्नमेंट ने कोई ग्रांट दिया है तो उसको वापस नहीं मिलने वाला, ये रिवेन्यू में होगा। या इंडियन गवर्नमेंट को दूसरे ने किसी ने ग्रांट दिया है तो वो सारे रेवेन्यू में। और कैपिटल में क्या होता है कि थोड़ा ऑब्लिगेशन होता है उसमें। जैसे कोई हमने लोन लिया तो उसको हमें वापस भी करना है। और कैपिटल में क्या होता है कि हम बहुत सारे जो मतलब लोन्स लेते हैं या बाकी ये सारी चीज़ें कैपिटल्स में आ जाती है। दूसरा देखिए, एग्रीकल्चर में जैसे यूपीएससी का ये भी बहुत फेवरेट टॉपिक है, जैसे राइस के बारे में पूछते हैं, जैसे इंडिया इज़ द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ राइस है। वीट के बारे में, शुगर केन, जैसे पिछली बार पूछा था कि एक स्टेटमेंट था कि शुगर केन का जो एरिया है या मिलेट्स का जो एरिया है वो शुगर केन के कल्टीवेशन के एरिया से ज़्यादा है, तो ऐसे स्टेटमेंट्स, तो इसके बारे में थोड़ा देखिए। कॉटन, जैसे 210 फ्रॉस्ट डे फ्री उसको चाहिए होता है कॉटन के लिए, तो वो। और एमएसपी पे तो बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे हमें। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, इनमें तो इनको थोड़ा आप जल्दी से मतलब अच्छे से देख सकते हो। जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में, रोड है, रेल है, वाटरवेज और एयरवेज। जैसे वाटरवेज के बारे में मैच द फॉलोइंग वाला क्वेश्चन पूछा था, तो रेल के बारे में भी पूछा है क्वेश्चंस। तो ये सारे मैंने वही क्वेश्चंस या वही टॉपिक्स या थीम्स निकाले हैं जिसमें जिसमें यूपीएससी ने पहले क्वेश्चंस बहुत बार पूछे हैं मोस्टली। जैसे टैक्सेशन का हुआ, जीएसटी के बारे में, जैसे बहुत सारे एक क्वेश्चन पूछा था कि जीएसटी आने के बाद इंडिया चाइना को सरपास कर देगा, तो ऐसे कुछ कुछ स्टेटमेंट्स आ जाते हैं। और दूसरा कि इस बार तो जो अभी जो लास्ट क्वार्टर हुआ है उसमें जीएसटी का, या लास्ट जो मंथ में जीएसटी का जो कलेक्शन है वो 2 लाख करोड़ के ऊपर गया है। तो हमें इस पे थोड़ा अच्छे से देखना चाहिए, उस न्यूज़ को थोड़ा कवर करना चाहिए। डायरेक्ट टैक्स क्या होता है, इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है, तो उसमें कौन से टैक्स आते हैं, तो हमें इसके बारे में पता होना चाहिए। जैसे देखिए यहाँ पे एमएसपी के बारे में पूछा है यहाँ पे, तो ये क्वेश्चंस हैं। बाकी देखिए, आरबीआई के बारे में स्टरीलाइजेशन क्या होता है, फिर ये कैपिटल मार्केट्स में कौन सी चीज़ें आती है। तो इस टाइप वाले क्वेश्चंस आ जाते हैं, तो थोड़ा आप इसको पीवाईक्यू को ध्यान में रख के ये सारा प्रिपरेशन करना चाहिए। दूसरा कि उसके बाद देखो, साइंस एंड टेक्नोलॉजी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि मोस्ट ऑफ द साइंस तो ये करंट अफेयर से कवर हो जाएगा। और कोई तो आपको मतलब कोई एक पीटी यूज़ करिए, क्योंकि मार्केट में बहुत सारे पीटी आते हैं, जैसे विजन का है या फोरम का है या बाकी किसी ओनली आईएएस का, बहुत सारे लोगों का आता है। तो हर एक का यूज़ करने की कोई ज़रूरत नहीं है, कोई तो एक यूज़ करो, उसको अपना बेस बना लो। और उसके ही ऊपर जब अगर आप कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो या यूपीएससी का कोई पीओआईक्यू सॉल्व करो, तो उसी में से हमें उसको ऐड करना चाहिए, उसी हमारा जो बेसिक होगा उसमें ही। तो ज़्यादा मटेरियल या ज़्यादा सोर्सेस बनाने में कोई मतलब कोई फ़ायदा नहीं है उसका। अगर आप चाहते हो कि अगर ऐसा कोई पीटी का भी हमें डिस्कशन करना हो, तो आप बता सकते हो, हम उस पर भी कोई डिस्कशन ले लेंगे।
जैसे साइंस टेक का अगर विजन का पीटी है तो हम उसको कैसे पढ़ना है, या उसके उसमें कौन से इम्पोर्टेंट टॉपिक उसमें होते हैं, तो उसको हम देख सकते हैं उसमें भी। आप मुझे बताइए अगर करना है तो वो। दूसरा देखिए, जैसे फोकस किस पे करना चाहिए, कुछ कुछ बेसिक पे, जैसे सेल्स क्या होता है, और सेल डिवीजन है, या सेल में न्यूक्लियस होता है, आरएनए, डीएनए। जैसे एक बार यूपीएससी ने एक स्टेटमेंट पूछा था कि सेल में तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्लांट में होता है या एनिमल में होता है, किस में होता है, तो तो इस पे आप थोड़ा, बेसिक साइंस है ये, तो थोड़ा इस पे देखिए, ये करंट में भी मिलेगा आपको, और किसी भी एनसीईआरटी में एक साइंस वाले एनसीईआरटी में मिल जाएगा, तो उस पर आप कर सकते हो। दूसरा देखो, बायोटेक्नोलॉजी इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि यूपीएससी ने इसमें क्वेश्चन, जैसे प्रो न्यूक्लियर ट्रांसफर के बारे में यूपीएससी ने 2-3 बार क्वेश्चन पूछा है इसमें। 3 पेरेंट बेबी के बारे में पूछा था, कैस 9 क्रिस्पर टेक्नोलॉजी, तो इसमें भी पूछा है। तो ये सारे करंट अफेयर का मोस्टली टॉपिक है, तो उसको आपको पीवाईक्यू को, जो यूपीएससी में पूछे उसको ध्यान में रखते ही आपको इसका प्रिपरेशन करना चाहिए। दूसरा देखो, पिछली बार वैक्सीन पे क्वेश्चन पूछा था कि एमआरएनए वैक्सीन कौन सा है, या लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन के बारे में पूछा था, तो इस पे थोड़ा देखिए। दूसरा स्पेस टेक्नोलॉजी, जैसे आईआरएनएसएस, और जैसे यूपीएससी ने कोई बोला था कि 1500 स्क्वायर किलोमीटर इंडिया के बाहर भी होगा, तो ये सारे स्टेटमेंट्स ऐसे आ जाते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि जिसमें कितने 7 सैटेलाइट्स है, कितने जियो सिंक्रोनस में है, कितने जियो स्टेशनरी में है, इसके बारे में थोड़ा देखिए। तो कौन से कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स है, रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स कहाँ पे होते हैं, उसको कैसे ये लॉन्च करते हैं, तो थोड़ा उसका टेक्नोलॉजी और ये हमें पता होना चाहिए। जैसे रिसेंटली गगनयान, चंद्रयान, गगनयान हम मतलब ये सारे न्यूज़ में है, तो इसके बारे में भी देख लीजिए एक बार। पीएसएलवी, जीएसएलवी, इन दोनों में डिफरेंस एक बार यूपीएससी ने प्रीलिम्स में पूछा था। डिफेंस टेक्नोलॉजी, जैसे अग्नि के बारे में पूछा था पिछले बार, तो डिजीजेस के बारे में पूछना भी यूपीएससी का बहुत ही फेवरेट है। जैसे नीचे देखिए, एनीमिया के बारे में पूछा है, एनीमिया कैसे होता है, तो ये सारे स्टेटमेंट्स उसमें है, दिए हैं। बाकी देखो, सैटेलाइट्स नेविगेशन सिस्टम किस कंट्री के पास है, ऐसा पूछा है, तो ये सारे क्वेश्चंस ऐसे आ जाते हैं। जैसे देखो, बैलिस्टिक मिसाइल के बारे में पूछा है, व्हाट इज अग्नि 5, और अग्नि 5 क्या है, क्रूज मिसाइल है क्या, तो ये सारे क्वेश्चंस हैं। हम पीवाईक्यू का भी डिस्कशन करेंगे, लेकिन मेरा कहना है कि फोकस आपका कैसे होना चाहिए अभी लास्ट 40 डेज में, तो बाकी कुछ भी फालतू चीज़ें पढ़ने से अच्छा है कि जो इम्पोर्टेंट है उसी टॉपिक पे आपको अच्छे से मतलब देखना चाहिए। उसके बाद है ज्योग्राफी। देखिए, ज्योग्राफी के लिए ओनली एक ही सोर्स है, दैट इज एनसीईआरटी 11th और 12th वाला। दिस इज सफिशिएंट, मोर देन सफिशिएंट है। इससे ज़्यादा करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, इसमें से बस आपको कंसेप्चुअल क्लैरिटी होनी चाहिए। जैसे प्लेट टेक्टोनिक्स में कौन से प्लेट्स है, मेजर प्लेट्स, माइनर प्लेट्स कौन से, उसको थोड़ा आपको रटना चाहिए, उसको थोड़ा देखना चाहिए उसमें क्या है। दूसरा, साइक्लोन जो है उसका इफेक्ट, कोरियोलिस फोर्स क्या होता है, उसका इफेक्ट कैसे होता है, फिर ओशन करंट्स क्या, ओशन करंट्स किस किस चीज़ों से अफेक्ट हो जाते हैं, ये आपको देखना है। इंसोलेशन क्या होता है, व्हाट इज इंसोलेशन, और उसका नॉर्थ एंड साउथ हेमिस्फेयर पे कैसे इम्पैक्ट होता है, जैसे लैंड मास कहाँ पे ज़्यादा है, इसकी वजह से करंट, ओशन करंट्स को कैसे अफेक्ट हो रहा है। तो ये देखिए, टाइड्स है, टाइडल एनर्जी भी है, तो लो टाइड, निप टाइड, स्प्रिंग टाइड जो भी है वो देखिए, उस पर क्वेश्चंस पूछे गए ऑलरेडी। एक्लिप्सेस के बारे में, जैसे मून एक्लिप्स या सन एक्लिप्स, तो वो उसका क्या मैकेनिज्म है, उसकी वजह से टाइड्स पे क्या इम्पैक्ट होता है, तो ये सारे देख सकते हैं। देखो, सॉल्स्टाइस, इक्विनॉक्स, और ये सारे क्वेश्चंस पूछे गए यूपीएससी ने ऑलरेडी, ये सारे थीम्स मैंने निकाले उसमें से। देखो, ला लीना, अल निनो, इंडियन ओशन डाइपोल, ट्रॉपिकल एंड टेम्परेट क्लाइमेट में कौन से टाइप के वेजिटेशन होते हैं, ट्राइब्स कौन से कहाँ पे रहते हैं, ग्रासलैंड्स कौन से है कहाँ पे, तो सवाना, स्टेपी, या वार्म टेम्परेट वेस्टर्न मार्जिन, दैट इज मेडिटेरियन, तो इन सारे जो है क्लाइमेट, हम क्लाइमेट पे भी अगर कोई वीडियो है तो हम ले सकते हैं, अगर आप चाहे तो उसको हम बहुत ही सिंप्लीफाई कर सकते हैं, करके ले लेंगे उसमें, उस वीडियो में। तो देखिए, जैसे पिछले साल क्वेश्चन पूछा था कि पी वेव्स, यस वेव्स, जो अर्थक्वेक का हमने यहाँ पे बोला था कि अर्थक्वेक के बारे में क्वेश्चन आ सकते हैं, तो ये पी वेव्स, यस वेव्स क्या है, ये है, तो उस पर क्वेश्चन पूछा है। बाकी देखो, टेम्परेचर कॉन्ट्रास्ट बिटवीन कॉन्टिनेंट्स एंड ओशन, तो इसके बारे में, जैसे मैंने आपको ऊपर बोला है यहाँ पे कि इंसुलेशन जो है इसका कैसे इफेक्ट होता है, तो वो देख सकते हैं। क्योंकि ये जो मैंने ऊपर बोले 5 टॉपिक से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको इस पे ज़्यादा फोकस करो, क्योंकि अबाउट 70% जो क्वेश्चन है इसमें से ही आएंगे, और इस बार भी यही होगा, थीम्स यूपीएससी चेंज नहीं करती, उसी में से क्वेश्चन पूछते हैं। तो देखिए, अब इसके बाद मुझे पता है आपने सब में हिस्ट्री सब कुछ पढ़ी होगी, लेकिन उसको कितना वेटेज देना है ये देखिए।
देखिए आर्ट एंड कल्चर हिस्ट्री को जब बोलते हैं तो इसमें आर्ट एंड कल्चर, एंशियंट एंड मिडिवल, मॉडर्न, पोस्ट इंडिपेंडेंट सब इसमें आता है। तो ये बहुत ही वास्ट है बट इसका वेटेज बहुत ही लो है। स्टिल उसमें देखो अगर हमें फोकस करना है तो किस पे फोकस करना चाहिए लास्ट में। देखिए आर्किटेक्चर है जिसमें टेम्पल या स्कल्पचर, इस पे हमें फोकस ज़्यादा करना चाहिए। जैसे टेम्पल के बारे में बहुत सारे क्वेश्चंस पूछते हैं, जैसे नागरा वेसारा के बारे में पूछा था। डांस फॉर्म जो है जैसे क्लासिकल डांस है, क्लासिकल डांस में जैसे ब्रास बेल्ट प्लेट किस डांस में यूज़ करते हैं, कुचिपुड़ी और भरतनाट्यम में क्या डिफरेंस है, तो इस पे थोड़ा ज़्यादा फोकस करना चाहिए। जैसे बुक्स है पाणिनि का अष्टाध्यायी, कालिदास का मेघदूत, और ये लोग इनका जो क्रोनोलॉजी है या टाइमलाइन है इस पे थोड़ा ज़्यादा फोकस होना चाहिए, क्योंकि पाणिनि कहाँ कब के थे, या कालिदास चंद्रगुप्त टू के टाइम पे थे गुप्ताज में, गुप्ता एम्पायर में। तो फिर पपेट्री इंपॉर्टेंट हो जाता है ये आर्ट एंड कल्चर में। पेंटिंग्स जैसे मुराल पेंटिंग्स है, पोर्ट्रेट है, जैसे अजंता, अजंता में मुराल पेंटिंग है, ठीक है। तो पोर्ट्रेट पेंटिंग कब इंट्रोड्यूस हुआ, अकबर का क्या कंट्रीब्यूशन है, या जहांगीर का क्या कंट्रीब्यूशन है पेंटिंग्स के लिए, इसके बारे में थोड़ा देखिए क्योंकि ये सारे पूछे हुए हैं। जैसे भारत माता या राजा रवि वर्मा का जो मतलब उनकी जो पेंटिंग्स थी उसके बारे में। जैसे फिलोसफी में सांख्य फिलोसफी या मीमांसा, या ये जो है उत्तर मीमांसा, तो उसके बारे में थोड़ा देखिए। और ये सबसे इम्पोर्टेंट, जैसे बुद्धिज्म और जैनिज्म में हर बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे पिछली बार पूछा था कि हर एक चीज़ में सोल होता है, तो ये किसने बोला है, तो ये जैनिज्म ने बोला था। तो देखिए बुद्धिज्म और जैनिज्म, इसको थोड़ा डीप में आपके पास जो भी सोर्सेस है उसमें से अच्छे से करिए। जैसे एंशियंट मिडिवल में आईवीसी से क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं, जैसे हॉर्स उस टाइम था या नहीं था, उस टाइम नहीं था तो यूपीएससी के हिसाब से, तो वो देखिए। और इसमें इंपॉर्टेंट बन जाता है कि टाइमलाइन, कौन से किंग्स ने कौन सा किंगडम इस्टेब्लिश किया या कौन से टाइम पे कौन सा किंग था, तो वो थोड़ा क्रोनोलॉजी देखिए। इसमें से एक या दो क्वेश्चन हर साल बनते हैं। दूसरा, अगर किंगडम में तो एक तो मौर्य इंपॉर्टेंट है, जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, फिर गुप्ताज में चंद्रगुप्त टू या समुद्रगुप्त, पल्लवास में चालुक्य में चोला, तो ये इम्पोर्टेंट है इसमें। दूसरा, मेडिवल में जब आए तो दिल्ली सल्तनत में स्लेव डायनास्टी, खिलजी और तुगलक, ये तीन इंपॉर्टेंट है, इसमें से आते हैं। देखिए ये बहुत बड़ा वास्ट है, इसको कवर करना आपने ऑलरेडी किया है आई नो, बट स्टिल अगर नहीं भी किया है तो ये सारी इन्हीं चीज़ों पे फर्स्ट फोकस करो, और इसमें से मेन मेन पॉइंट्स हम निकाल सकते हैं। जैसे पीवाईक्यू को अलाइन करके देख लीजिए इनको। दूसरा देखो, मुगल में बस अकबर इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट किंग, उसके क्योंकि उन्हीं के उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस किए हैं, जैसे इबादत खाना है या सुल ए कुल, जो नया रिलीजन उन्होंने किया था। दूसरा है कि विजयनगर, ये भी बहुत फेवरेट टॉपिक है, उसमें से कृष्णदेव राय के बारे में बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। हम उसके बारे में देखेंगे पीवाईक्यू जब हम देखेंगे। तो देवराया टू के बारे में पिछले साल क्वेश्चन पूछा था। तो देखिए उसके बाद मॉडर्न हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री में भी ये भी बहुत वास्ट है, लेकिन अगर देखा जाए तो ये तो 1857 के रिवोल्ट के बारे में देखिए। 1773 से 1947 के बीच में जो एक्ट्स हुए उसमें से क्या क्या प्रोविजंस किस एक्ट्स में हुआ था, इसका एक टाइमलाइन के तरीके से देखिए उसको। गवर्नर जनरल जो स्पेक्ट्रम के पीछे वाले जो एनेक्स दिए है ना, एनेक्स्चर, उसमें से दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है यहाँ पे, क्योंकि उसमें बहुत सारा फैक्ट्स दिया है और बहुत सारा हेवी फैक्ट्स है उसमें, तो उसको बार बार देखिए, क्योंकि गवर्नर जनरल्स में किस गवर्नर जनरल के टाइम पे क्या हुआ है वो उसमें समझ आ जाएगा। दूसरा एनसीएम, सीडीएम, क्यूआईएम, जो ये तीनों है वेरी इंपॉर्टेंट। और जो 1940 से 1947 के बीच में जो टाइमलाइन है इसको थोड़ा अच्छे से देखिए। दूसरा देखिए पीजेंट और ट्राइबल मूवमेंट, देखिए ये बहुत बड़ा है, उसमें बहुत सारे मूवमेंट्स हैं, लेकिन स्टिल उसमें से कुछ कुछ जैसे तेबागा मूवमेंट के बारे में पूछा था, तो वो सिलेक्टिवली करना पड़ेगा। अगर इसमें से क्वेश्चन देखा जाए तो देखिए कि इसमें ये सारे किंगडम्स दिए और उन्होंने 8th सेंचुरी के आसपास कौन से किंगडम्स थे तो उसके बारे में पूछा है। नीचे देखिए कि लिटरेरी वर्क्स और ऑथर, जैसे मैंने ऊपर बोला था कि आर्ट एंड कल्चर में आपको बुक्स करने पड़ेंगे, तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद देखिए ये जैनिज्म, जैसे मैंने बोला था कि ये सोल के बारे में बोला है, तो देखिए ये विजयनगर के बारे में, तो ये यूपीएससी के सारे फेवरेट एरियाज है, उसको हमें आइडेंटिफाई करके उसी पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए अब, क्योंकि बाकी सारे चीज़ों का टाइम अभी गया है। ये देखिए करंट अफेयर्स को कितना वेटेज देना चाहिए, देखिए उसका वेटेज बहुत कम है, उसके लिए रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा अवेलेबल है, इसलिए करंट अफेयर में से कौन सा क्वेश्चन मतलब आएगा, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू प्रेडिक्ट द क्वेश्चंस, इसलिए उसको बस ड्यू टाइम ही देना है, उसको अननेसेसरी आप
पाँच छः दिन ऐसे ही करंट अफेयर पढ़ते रहे हो, ऐसा नहीं करना चाहिए। और हम क्योंकि हमारे पास दूसरा सी सैट भी है, सी सैट के लिए भी हमें बहुत ज़्यादा टाइम देना है, क्योंकि हमें पता है कि पिछले साल सी सैट कितना टफ आया था। ऐसा कहा जाता है कि अब ओनली 67,000 लोगों ने सी सैट क्लियर किया था, 6 या 7 लाख लोगों में से। तो उसको भी अ, हमें करना है, तो इसलिए देखिए मोस्टली इट कवर्ड। और जो भी है करंट अफेयर हम जो कर रहे हैं मोस्टली स्टैटिक में हमने कवर किया होता है बहुत सारी चीज़ें। मतलब करंट में हम जो पढ़ते हैं उसमें स्टैटिक में हमने ऑलरेडी क्लियर कवर किया होता है। तो इसमें से जितना पढ़ना है, अगर कोई इम्पोर्टेंट कोई रिपोर्ट आया है किसी का और उसमें से कुछ इम्पोर्टेंट उसमें कुछ फैक्ट्स है, तभी उसको देख लीजिए। ऐसा नहीं कि हर एक करंट अफेयर में देखते जा रहे हो, क्योंकि बहुत डिफिकल्ट है उसमें प्रेडिक्ट कर पाना कि कौन से क्वेश्चंस आने वाले हैं। हाँ, लेकिन एक कोई तो करंट अफेयर आप उसको पढ़ सकते हो, जैसे मैंने ऊपर बोला कि कोई भी एक पीटी ले लो। दूसरा देखिए सबसे इम्पोर्टेंट मैपिंग। अगर मैपिंग का देखा जाए तो पिछले बार 2022 और 23 में अबाउट 8 या 9 क्वेश्चन पूछे यूपीएससी ने एक पेपर में। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है मैपिंग, उसको देखिए, एटलास को लेके बैठिए, थोड़ा रिवाइज करिए। उसमें थरोली आपको करना पड़ेगा, ये सारे कॉन्टिनेंट्स देखिए। उस कॉन्टिनेंट्स में मतलब वेस्ट एशिया इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, साउथ ईस्ट एशिया इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सेंट्रल एशिया में देखिए कि सेंट्रल जो एशियन रिपब्लिक्स कौन से हैं। कैस्पियन सी, जैसे सी कैस्पियन सी के आसपास कौन से कंट्रीज है, ब्लैक सी, रेड सी, मेडिटेरियन सी, ये इंपॉर्टेंट है। दूसरा सराउंडिंग जो कंट्रीज है उसके, वो देखिए। जैसे मेजर जो पार्ट्स है, जैसे कैटालोनिया के बारे में, स्पेन के बारे में 2 बार क्वेश्चन कंटिन्यूसली पूछा है। कर्दिश जो रीजन है, टर्की, ईरान और जो वहाँ पे जो है, वहाँ पे कर्दिश रीजन है, तो उसके बारे में पूछा है। जैसे स्वात वैली के बारे में पूछा था, तो वो पाक में है, पाकिस्तान में। तो ये सारी चीज़ें देखिए जो इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट है, जो पीवाईक्यू के हिसाब से जैसे आपको लगता है वो देखिए। दूसरा माउंटेन रेंजेस, हिमालयाज है, रॉकीज, एंडीज, आल्प्स, एपलेशियन माउंटेन, तो उसके बारे में देखिए। उनका जो रेंज है कहाँ तक है। जैसे इंडिया में वेस्टर्न घाट देखिए, तो वहाँ पे सह्याद्री जैसे महाराष्ट्र में है, या मलबार रीजन यहाँ पे कोरोमंडल है। तो बाकी सारे देखिए, जैसे रिवर्स का लोकेशन देखिए, जिससे जैसे पिछली बार क्वेश्चन पूछा था कि ईस्टर्न घाट से कौन से रिवर्स का ओरिजिनेशन हो रहा है। तो ये सारे देखने चाहिए। वोल्केनो, जैसे रिसेंटली कभी कोई वोल्केनो है, जैसे इंडोनेशिया में है या फिलीपींस में, बहुत सारे वोल्केनोज वहाँ पे आते रहते हैं। तो एक्टिव वोल्केनोज के बारे में देखिए। और आइलैंड्स, जैसे बोर्नियो लार्जेस्ट आइलैंड है, या ग्रीनलैंड के बारे में, वो किसके, डेनमार्क के अंडर है। तो ये सारी चीज़ें मैप से ही समझ आएगी। जैसे देखिए कि कॉन्गो बेसिन अफ्रीका के मैप के बारे में पूछा है, अमरकंटक हिल्स। तो ये सारे मैप से सचलन, तो ये सारे मैप से हो जाएगा आपका। बाकी उन्होंने पूछा यूक्रेन कॉन्फ्लिक्टिंग एरिया है, जैसे इस बार इसराइल या हमास या गाजा जो भी है उसके आसपास के कंट्रीज देखिए वहाँ पे कैसे है। तो देखिए ये सारा वीडियो बहुत ही लंबा हो गया एक्चुअली। मैंने 20 या 25 मिनट में ये करने की कोशिश की, सोचा था मैंने, लेकिन हो नहीं पाया। लेकिन स्टिल देखिए, ये सब करते टाइम मैंने जैसे बोला आपको, ऊपर फियर, एंग्जाइटी, ये सब चीज़ें होंगी, लेकिन हम आप इसको कम कर सकते हैं। जैसे डेली अप्रोप्रिएट एक टाइमिंग रखिए अपने पढ़ाई का। सुबह जल्दी उठना चाहिए हमें, और उसके हिसाब से अपने इस पढ़ाई को हमें स्ट्रेटेजाइज करना चाहिए। रोज़ प्रैक्टिस करो क्वेश्चंस की, पीवाईक्यू की, और अपने टाइमिंग पे रोज़ ये करो। और जैसे यूपीएससी का पेपर 9 से 11 होता है सुबह GS1 का, और जो सेकंड होता है 2:30 से 4:30 होता है। तो उस हिसाब से आपको अपने पढ़ाई का भी मैनेज करना चाहिए। ठीक है। दूसरा है कि देखिए कंटिन्यूअसली पीवाईक्यू पे फोकस करिए, पीवाईक्यू से बहुत सारे क्वेश्चंस रिपीट हो जाते हैं। दूसरा योगा एंड मेडिटेशन, जैसे बोला जाता है ना कि साउंड माइंड इन साउंड बॉडी। तो हमारा माइंड जितना साउंड या हमारी बॉडी जितनी साउंड है, उतना ही हम अच्छे से परफॉर्म कर सकते हैं। हमारा अच्छे से हम पढ़ाई कर सकते हैं। तो उस पर आप फोकस कीजिए। और ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, ये स्टडी नहीं है लेकिन स्टडी के अलावा ये चीज़ें हैं, लेकिन थोड़ा फिजिकल एक्सरसाइज और ये सारी चीज़ें भी वेरी नेसेसरी। तो देखिए लास्ट में कि फेथ ऑन योर सेल्फ एंड योर स्टडीज़। आपको आप जो भी कर रहे हैं उसके ऊपर भरोसा करिए। और जो भी आपने कुछ स्ट्रेटजी या कुछ आपने सोचा है, तो उस पर आप वर्क करिए, उस पर स्टिक रहिए, एंड बी काम एंड कॉन्फिडेंट। ये एग्ज़ाम ही इसी का है, आप कितना कॉन्फिडेंट या काम रहते हो पढ़ाई के टाइम पे भी और उसी बाद में भी। तो डरिए मत। और अगर कुछ चीज़ों का अगर
हमें डिस्कशन करना है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। जो मेरे एक्सपीरियंस से मैंने पहले देखा है मैं आपको वो शेयर कर दूंगा। हम PYQ का भी कुछ एनालिसिस कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच गाइस एंड ऑल द बेस्ट।